नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर के सरगर्मियां बढ़ गई हैं और हर दल अपने अपने हिसाब से तैयारी कर रहे हैं। लेकिन आज हम जो बात बताने आपको आए हैं उसकी चर्चा हम पिछले 3 दिन से कर रहे हैं। हमने आपको बताया भी था कि भारतीय जनता पार्टी की कोर टीम ने कुछ फैसले किए हैं, जिन फैसलों को लेकर के आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के बीच में मुलाकात हुई। दिल्ली में मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी की मुलाकात के बाद बिहार के लिए एजेंडा तय किया गया और उस एजेंडे पर आरएसएस के बड़े पदाधिकारी पहुंचे और उन्होंने बिहार भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के लोगों के साथ मंथन किया। इस मंथन को 3 दिनों के लिए समय रखा गया था। 2 दिनों के मंथन के बाद बहुत सारी चीज़ें खुल करके सामने आई हैं। पता ये चल रहा है और जो खबरें बाहर निकल करके आ रही हैं, उन खबरों के हिसाब से बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के एनडीए ने अपने जो रास्ते तय किए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी कुछ परिवर्तन करना चाहती है और भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को अपने हिसाब से पूरी तरह से फुल प्रूफ प्लान के साथ लड़ना चाहती है। इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के बीच में जो मुद्दे तय हुए हैं और जिन बातों पर समीक्षा के बाद फाइनल फैसला लिया गया है वो काफ़ी चौंकाने वाले हैं, जिसकी शुरुआत 15 जून से आपको देखने को मिल सकती है। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर के जिलेवार कार्यकर्ता सम्मेलन कराए जाने की और अन्य चीज़ों को आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार के आदेश के बाद जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ एनडीए के अन्य घटक दल अलग अलग तरह से जनता के पास जा रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं के पास जा रहे हैं और एकजुट होने की कोशिश कर रहे हैं, मीडिया के सामने भी आ रहे हैं। तो आपने देखा होगा कि सभी पांचों दल के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं या जो पदाधिकारी हैं वो एक साथ बैठ करके मीटिंग करते हैं, समीक्षा करते हैं और उसके बाद मीडिया के सामने आकर के ये बताते हैं कि हम पूरी तरह से एकजुट हैं। यही स्थिति आपने देखा होगा कि प्रवक्ता स्तर की भी हो रही है और अन्य कई स्तरों पर पांचों दल मिल करके एनडीए एकजुट है इसके लिए अलग अलग क्षेत्रों में समीक्षा भी कर रहे हैं और वहां बैठ करके मंत्रणा करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो रहा है। आपको बता दें कि आरएसएस के प्रांत प्रमुख विजय निकेतन और फिर प्रदेश संगठन महामंत्री भिखू भाई दलसानिया के आवास पर हुई बैठक में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा के अतिरिक्त अन्य वरिष्ठ जो पदाधिकारी हैं भारतीय जनता पार्टी के वो शामिल हुए। बीएल संतोष बिहार आए और बिहार में आकर के उन्होंने लगातार 2 दिनों तक समीक्षा बैठक की, जिसका आज अंतिम दिन होगा और आज के फैसला लगभग कल ही हो गया है, लेकिन सिर्फ आज एक औपचारिक बैठक करके वो दिल्ली के लिए रवाना होंगे और जो कुछ भी बिहार में फैसला लिया गया है उसका केंद्रीय नेतृत्व को अवगत कराएंगे। बीएल संतोष ने बिहार भाजपा की ओर से चलाए जा रहे संगठनात्मक गतिविधियों की सूक्ष्म समीक्षा की। उसमें 6 जिलाध्यक्षों के मनोनयन एवं कुछ मंडल अध्यक्षों के रिक्त पदों को लेकर के भी चर्चा हुई। जिलेवार एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन की भी प्रशंसा की गई और इसको लेकर के जो प्रगति हो रही है उसकी पूरी तैयारी की गई। बैठक में तय हुआ कि अब विधानसभा वार एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन हो। जिलेवार सम्मेलन में एनडीए कार्यकर्ता में बेहतर समन्वय कैसे हो इसकी पूरी कोशिश और इसका प्रयास किया जाए। गांव के स्तर पर एनडीए के कार्यकर्ता एक साथ बैठे तो उनका सकारात्मक असर चुनाव परिणाम में दिखेगा। इस बीच में आपको बता दें कि कई परिवर्तन भी हुए हैं। केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने उसकी सूक्ष्म जो कमेटी है, जो स्पेशल कमेटी है, उस कमेटी ने यह फैसला लिया है कि जातीय जनगणना कराया जाएगा। खैर, इन सारी बातों को लेकर के बिहार में इस खूब चर्चा हो रही है। देश भर में कम, लेकिन बिहार में जमकर चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शिता को लेकर के कहा यह जा रहा है कि आगामी जनगणना में जाति आधारित जनगणना कराने के साथ साथ इसको मंजूरी जो दे दी गई है, ये बिहार और देश भर के लिए एक बड़ी खुशी की बात है और जिसका इंतज़ार लंबे समय से चल रहा था। आज़ादी के बाद पहली बार होगा कि जनगणना होगा और जनगणना का रिपोर्ट भी सार्वजनिक किया जाएगा। इसमें जातीय जनगणना के साथ साथ और भी सामाजिक और राजनीतिक के साथ साथ आर्थिक स्तर पर क्या कुछ चल रहा है, किस तरह की लोगों की स्थिति है, वो सारी बातें निकाली जाएगी इस जनगणना के माध्यम से और उसके बाद सरकारें अपने हिसाब से योजनाएं और रणनीति बनाएंगी। इतिहास गवाह है कि कांग्रेस ने जातिगत आंकड़ों को सिर्फ राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया है, ऐसा भारतीय जनता पार्टी का कहना है। 2010 में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने लोकसभा में आश्वासन दिया था कि जातीय जनगणना पर कैबिनेट विचार करेगी।
मंत्रियों का समूह गठित भी हुआ, अधिकतर दलों ने सहमति भी दे दी, लेकिन कांग्रेस ने इसे सार्वजनिक नहीं किया। इससे स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टियों ने इस गंभीर विषय पर का इस्तेमाल सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए की। अब मोदी सरकार का यह निर्णय सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के साथ साथ आर्थिक योजनाओं और नीतियों को बेहतर क्रियान्वयन का आधार बनाएगा। जब हमारे पास स्पष्ट आंकड़े होंगे कि किस वर्ग की स्थिति क्या है और वास्तविक जनसंख्या उनकी क्या है, उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति क्या है, उनकी शैक्षणिक स्थिति क्या है, उनके और भी कई ऐसे सेक्टर हैं जहां उनकी स्थिति क्या है, ये सब कुछ जानकारी ली जाएगी और इसके आधार पर आगे की रणनीति बनाई जाएगी। अब आपको एक बात समझना होगा कि ये सब कुछ तो कहा है और किया जा रहा है, लेकिन इसके साथ साथ एक बहुत महत्वपूर्ण बात सामने आ रही है, और वो महत्वपूर्ण बात ये है कि कहीं ना कहीं इन सभी बातों को लेकर के जब केंद्र की सरकार ने एक्शन लिया है, तो क्या जब बिहार से डेलीगेट गया था जातीय जनगणना कराने के लिए, क्या तब नहीं हुआ था? और आज जो कांग्रेस खुश हो रही है, क्या 65 सालों की जो उनके सरकार रही है, लगभग उन 60-65 सालों में क्या उनके पास एक भी मौका ऐसा नहीं मिला जिससे जातीय जनगणना करा लें? और जो नरेंद्र मोदी की सरकार ने जातीय जनगणना कराने की घोषणा की है, उस पर वो श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि सत्ता से ज़्यादा विपक्ष के लोग इसका श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि सबको समय मिला, लेकिन किसी ने भी जातीय जनगणना कराने की बात नहीं की। आपको इस बात की भी जानकारी हमने बहुत पहले दिया था कि एक बार जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने जातीय जनगणना कराने का फैसला किया था, तो उस फैसले पर सहमति सबकी नहीं बन पाई थी। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने जातीय जनगणना कराने का फैसला, खास करके अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी कोर कमेटी के साथ मीटिंग करके जातीय जनगणना कराने की बात की, जिसमें जातीय आंकड़े भी जोड़े जाएंगे और उसके भी एक अलग से कॉलम जोड़ करके जातीय आंकड़े भी इकट्ठे किए जाएंगे। इसको लेकर के पहले उनकी टीम ने फैसला किया, उसके बाद सर्वदलीय बैठक की गई जिसमें सबने सहमति दे दी। अब सारी बातों को लेकर के एक तरफ जहाँ आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार जो जातीय जनगणना बिहार में कराए हैं, उसका भी श्रेय कांग्रेस ने और खास करके राष्ट्रीय जनता दल लेना चाह रही थी, लेकिन कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के साथ ही वो जनगणना हुई थी जब नीतीश कुमार महागठबंधन का हिस्सा हुआ करते थे, और उसके बाद इसको सार्वजनिक भी किया गया था। लेकिन इन सब के बाद आपने देखा कि किस तरह से राहुल गांधी जब बिहार आए थे तो उन्होंने साफ तरीके से कहा कि जातीय जनगणना ठीक से नहीं हुआ है और इसके आंकड़े जो हैं वो भरोसेमंद नहीं है। इसके लिए उन्होंने कहा था कि वो खुद जातीय जनगणना कराना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा था पिछले चुनाव में कि अगर उनकी सरकार बनी तो वो जातीय जनगणना कराएंगे। खैर, इन सारी बातों के साथ साथ सबसे बड़ी बात ये सामने आ रही है कि अचानक से भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह की आरएसएस और बीजेपी की गुप्त मीटिंग में एजेंडा फाइनल कर दिया है, उसमें 15 जून का डेट फिक्स कर दिया है और इस डेट फिक्स होने के बाद बड़े खेल की तैयारी की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी इस बार बिहार के चुनाव में नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी, ये बात तो वो कह ही रही है, लेकिन रणनीति और योजनाएं भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से बना रही है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के साथ जो बैठक हुई है, उस बैठक में कई एजेंडे और गुप्त मीटिंग में कई बातें फाइनल हुई है जो 15 जून से एक्टिवेट होंगी, यानी 15 जून से वो ज़मीन पर दिखने लगेंगी और इसका अंतिम मुहर जो है वो दिल्ली से लगेगा। सारे मंथन के बाद, सारी समीक्षा के बाद अब आरएसएस के जो शीर्ष नेतृत्व के नेता हैं वो सीधे दिल्ली पहुंचेंगे और दिल्ली केंद्रीय नेतृत्व से बातचीत करने के बाद बिहार वाला एजेंडा फाइनल किया जाएगा। आपको बार बार हम ये बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से अब बिहार पर फोकस्ड है और बिहार में वो एक अलग तरह से राजनीति और अलग तरह से चुनाव लड़ना चाहती है, उसके लिए वो कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है, कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें कहीं भी किसी तरह की कोई कमी रह जाए। इस बात को दूर करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। आपने देखा भी होगा कि इस मीटिंग के बाद अभी तक कोई भी बात सार्वजनिक नहीं हुई है, लेकिन हाँ, सम्राट चौधरी ने जिस तरह से इस मीटिंग के समाप्त होने के बाद कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उनके भीतर काफ़ी कॉन्फिडेंस झलक रहा था। उन्हें ऐसा लग रहा था, उनके बयानों से ऐसा लग रहा था कि बड़ा किला फतह किया गया है। और ख़ास करके आपको बता दें कि हमने आपको बताया भी था कि सम्राट चौधरी ने कुछ दिन पहले ही इस बात को लेकर के, अपनी ही सरकार को लेकर के कहा, जातीय जनगणना को लेकर के उनका एक बयान भी आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि वो केंद्र सरकार से जातीय जनगणना कराने के लिए भी कहेंगे। इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी जब नरेंद्र मोदी से डेलीगेट मिलने गया था, तब भी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य जो हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास गए थे और जातीय जनगणना के लिए आग्रह भी किया था।
अब जबकि भारतीय जनता पार्टी ने इसको फाइनल कर दिया है और भारतीय जनता पार्टी बिहार में चुनाव को लेकर के काफ़ी फोकस्ड है, तो 15 जून से क्या कुछ होगा ये देखना होगा। कहा तो ये जा रहा है कि 15 जून से अलग अलग क्षेत्रों में समीक्षा की जाएगी और इसकी पूरी एनडीए गठबंधन को एकजुट रखने की कवायद शुरू होगी। 15 जून से हर क्षेत्र में जाकर के एनडीए के घटक दल के नेता जो हैं वो लोगों को समझाएंगे और केंद्र सरकार के साथ साथ बिहार में आगे क्या होने वाला है इन सभी बातों से अवगत कराएंगे, नीतियों को भी बताएंगे और जो योजनाएं चल रही हैं उससे भी अवगत कराएंगे। देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय जनता पार्टी का ये समीक्षा बैठक, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के बीच में हुई ये मंत्रणा क्या कुछ बिहार के राजनीति और बिहार में चुनाव को लेकर के आती है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। हमारी नज़रें बिहार की हर छोटी बड़ी खबर पे बनी हुई है, आपकी नज़र भारत लाइव पे होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।